तो साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है, अमित शाह निकम्मा है, निकम्मा है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और आज हम फिर से एक ऐसी खबर को लेकर के आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं जिसको सुनने के बाद और समझने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि क्या बीजेपी के नेताओं को सिर्फ इसलिए बीजेपी में शामिल किया जाता है कि वो आकर के सिर्फ और सिर्फ ऊट पटांग ही बातें करें। दरअसल वो गाना आपने जरूर सुना होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। और ये लाइनें मैं प्रज्ञा ठाकुर के लिए बोल रही हूं क्योंकि ये लाइनें इस वक्त उनके लिए बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जिस तरीके से अब अपने साथ साथ बाकी के बीजेपी नेताओं को भी चपेटे में ले रही हैं और उनकी वजह से अब बाकी के जो बीजेपी के नेता थे जो भड़काऊ बयान देते थे, जो लोगों को बांटने की बातें करते थे, लोगों को आपस में नफरत से एक दूसरे को देखने की बातें करते थे, उन लोगों पर भी अब कानून की तलवार और ज्यादा लटक रही है। और ये सब कुछ हो किस लिए रहा है? प्रज्ञा ठाकुर के एक उस वीडियो की वजह से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। क्योंकि अब शायद हो सकता यह है कि एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम शुरू हो जाएगी। प्रज्ञा ठाकुर बयान देकर पूरी तरीके से फंस गई हैं और उसके बाद अब प्रज्ञा ठाकुर की वजह से बीजेपी के उन बाकी नेताओं के लिए भी ये चीजें लागू हो सकती हैं जो लोगों को आपस में सहमति से रहने नहीं देते हैं, प्यार मोहब्बत उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि ये जो खुद करते हैं ये उम्मीद उनसे लोगों से भी यही करते हैं कि ये लोग भी नफरत बांटते रहें। लेकिन यहां पर एक सवाल है कि क्या अब प्रज्ञा ठाकुर पर एफआईआर के बाद बीजेपी के उन तमाम महानुभावों का नंबर आएगा जो इस तरह की जहरीली भाषा का इस्तेमाल करते हैं? वैसे दोस्तों, बीजेपी में हेट स्पीच को लेकर अगर बीजेपी के नेताओं की लिस्ट देखें तो बहुत लंबी है। कागज पेन अगर आप लेके बैठेंगे हम एक एक नाम आपको नोट करवाएंगे और उन सब के बारे में भी बताएंगे कि कैसे वो नफरती जो जहर है अपने मुंह से उगलते हैं। कहते हैं ना कि भाषा अगर आप बोलते हैं, इसी भाषा से, इसी जुबान से आप किसी को अपना बना सकते हैं और इसी जुबान की बदौलत आप अपने अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी बर्बाद कर सकते हैं। खुद बीजेपी ये मान चुकी है कि उनके नेता भड़काऊ और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयान देते हैं। 38 नेताओं की लिस्ट भी जारी कर चुकी है बीजेपी। लेकिन उससे लिस्ट को बताने से पहले हम उन थोड़े से बीजेपी के जो महान टैग जिन्होंने ले रखा है बीजेपी का, उन नेताओं के चेहरों से नकाब जरा हटा देते हैं जो अभी अच्छे बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन जब भी इनकी जुबान खुलती है तो वो जहर उगलने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। और साथ ही बीजेपी की वो लिस्ट भी आपके सामने जरूर रखेंगे जो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसको नोट जरूर करिएगा। अब आपके सामने एक रिपोर्ट हम रख रहे हैं बाकायदा प्रूफ के साथ, जिसमें जो लोग ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये तो सब अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी जो पोल है वो इस रिपोर्ट से खुल जाती है। प्रज्ञा ठाकुर, इनके अलावा जो एक और काफी जो है मंत्री हैं, ये उषा ठाकुर मंत्री हैं मध्य प्रदेश की। इन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था। इसमें साफ साफ इन्होंने कह दिया कि आप अपने घरों में हथियार रखिए, शस्त्र लाइसेंस जो है लेना जरूरी होता है क्योंकि वक्त ऐसा आ गया है कि आपको हथियार रखने पड़ेंगे। ये इनकी भाषा है। और सत्य हिंदी में क्या लिखा गया है आपकी स्क्रीन पर लिखा है, इसी महीने की 24 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग संभालने वाली मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस लेना जरूरी है। हम कुर्सी टेबल लेते हैं लेकिन शस्त्र लाइसेंस क्यों नहीं लेते? लेकिन जो भी लाइसेंस लेगा वो शस्त्र का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, वो इसका इस्तेमाल आत्मरक्षा में करेगा। मतलब क्या अब कानून, पुलिस प्रशासन अब इतना सक्षम नहीं रह गया है कि आप खुले मंच से सीधा सीधा लोगों से हथियार रखने की बातें करते हैं, जबकि किसी भी हथियार को रखना लीगल नहीं होता है, आपको उसके लिए बाकायदा एक लाइसेंस लेना होता है। लेकिन इन लोगों की समझ से ये चीजें परे हैं। ये कह तो देते हैं लेकिन उसके पीछे का मतलब क्या है वो नहीं समझ पा रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के जो नेता हैं कन्हैया कुमार, उन्होंने भी इसी तरीके से कहा था। तो उन्होंने सीधा सीधा प्रज्ञा ठाकुर के मामले को लेकर बोल दिया कि वो अब लोगों से हथियार रखने की बात नहीं कर रही हैं, वो ये बता रही हैं कि अमित शाह अब किसी लायक नहीं है, अमित शाह पूरी तरीके से निकम्मे हो गए हैं। तो साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है,
इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर। उनके शब्द थे ये खुद कन्हैया कुमार ने, और उन्होंने कहा कि जब आप हथियार रखने की बातें खुद कर रही हैं और आपको कानून पर भरोसा नहीं है, आपको अमित शाह के गृह मंत्रालय पर भरोसा नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि आप लोगों से कि आप हथियार रखिए। आप अमित शाह से बोलिए कि वो और पुलिस प्रशासन को टाइट करें ताकि लोगों की सुरक्षा और पुख्ता हो जाए। और जो ये आप धर्म का राग अलापते रहते हैं कि धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो इस चीज के लिए आप आपस में बैठकर बात करिए, आप अमित शाह से इसका राय मशवरा करिए और अमित शाह को इसके बारे में बताइए। लेकिन वो आप नहीं करेंगी, लेकिन जो नफरत बांटने का काम है वो बाकायदा आप करेंगी। गोविंद सिंह है, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्होंने भी इसी तरीके का कुछ बयान दिया था, तालिबानी करार दिया था इन्होंने। और पीएम मोदी का इस वक्त भी प्रज्ञा ठाकुर के साथ काफी ज्यादा जोड़ा जा रहा है कि मैं माफ नहीं करूंगा प्रज्ञा ठाकुर को लेकर के। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन पूरे मामले पर क्या कहते हैं वो भी इनकी तरफ से लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह और भाजपा के बाकी जो नेता हैं जिनको हिंदुओं को हथियार उठाने और लाइसेंस लेने संबंधी सलाह को लेकर जो है बात की है, और कहते हैं कि ये किसी भी सभ्य समाज के लिए बिल्कुल उचित नहीं माना जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, हिंसा के लिए भड़काएगा, लोगों का ब्रेन वॉश करेगा, लोगों को गलत तरीके से अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह से पूरा इनका जो है बारीकियों से इन्होंने बताया है हर चीज को लेकर के। अब उस लिस्ट पर भी आपको लेके चलते हैं जो बीजेपी ने भी कुछ दिनों पहले जारी की थी, जब कतर से लेकर के गल्फ कंट्रीज में खूब हल्ला बोल हुआ था नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी और गलत तरीके से उस पूरे बयान को लिया था। एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, इसमें लिखा गया है कि भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान खुद ही कर ली। वैसे ये अच्छी बात है, वैसे बहुत लोग होते हैं अपनी गलती मानते नहीं हैं, लेकिन बीजेपी की ये बात बड़ी अच्छी है और ये काम बीजेपी ही कर सकती है कि पहले तो अपने नेताओं को, ऐसे लोगों को, माफ करिएगा, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करो जो जहर उगलते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं, और उसके बाद अगर वो कुछ बोल देते हैं माफी मांग लो, या तो फिर पार्टी से बाहर कर दो और या तो फिर उन नेताओं को लिस्ट में शामिल कर दो और लोगों को यह बता दो कि भैया देखो हम कितना निष्पक्ष हैं। सोचने वाली बात यहां पर यह है कि अगर बीजेपी पहले से यह जानती है कि ये नेता भड़काऊ बयान दे रहा है, ये नेता भड़काऊ बयान दे रहा है, तो उनको अपनी पार्टी में शामिल करने की जरूरत क्या है? ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। 38 नेताओं की पहचान की थी, इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत भी दी गई थी बाकायदा, और इनसे यह कहा गया था कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले लें। अब यहां पर फिर बीजेपी पर सवाल है कि क्या प्रज्ञा ठाकुर ने यह बयान देने से पहले बीजेपी से परमिशन ली थी? क्या बीजेपी ने इसकी परमिशन दी थी कि वो एक धर्म विशेष को लेकर के सीधा सीधा खुले मंच से उन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, लोगों को भड़काएं? क्या बीजेपी ने इसकी परमिशन दी थी? सवाल तो उठेगा ना। गलती किसी एक की है लेकिन सवाल उठेगा, क्योंकि बीजेपी खुद अपना ये क्राइटेरिया तय कर चुकी है। बीजेपी ने खुद नेताओं को हिदायत दी थी कि आप कुछ भी बयान देंगे तो उससे पहले आप पार्टी से परमिशन लेंगे। और इसके अलावा आपको उस वक्त का जो है काफी ज्यादा जो बवाल हुआ था नुपुर शर्मा को लेकर, जिसमें कुवैत से लेकर के OIC का बयान, हर किसी का बयान आया था और इसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि भारत में मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए भारत सरकार को, और भारत सरकार मुसलमानों की सुरक्षा करने में जिस तरीके से हिला हवाली कर रही है, उनको नजरअंदाज कर रही है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, उन पर वो गौर नहीं कर रही है। इस पर गौर करना चाहिए। और ये OIC का बयान था। भारत ने OIC के बयान को जो है कोट करते हुए संकीर्ण भी बताया था। हालांकि इस तरीके से किसी दूसरे देश पर टिप्पणी करना ये शोभा नहीं देता है। ये जो है आंतरिक मामला कह दिया जाता है, आंतरिक मामले का हवाला देकर के रफा दफा कर दिया जाता है मामला। लेकिन जब यही मामला अलग लेवल पर पहुंच जाता है, तब वहां पर भारत सरकार के जो राजदूत होते हैं वो आपस में जाकर बात करते हैं और उनको बताते हैं कि नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारा देश वहां है और हम वहां पर रहते हैं जहां पर हर एक धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया गया है, हम सब लोग मिलकर रहते हैं। तो फिर ऐसे लोगों की जरूरत क्या है? ऐसे लोगों को पार्टी में लाने की जरूरत क्या है? ऐसे लोगों को समाज के लिए खतरा बताकर क्यों इन लोगों को बाइकआउट नहीं किया जाता है, जैसे एक गाने को लेकर बाइकआउट किया जाता है?
क्यों ऐसे लोगों को हमारे समाज को खतरा पैदा करने के लिए रखा गया है, और क्यों अभी तक बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया है। नुपुर शर्मा के मामले में तुरंत बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को कब पार्टी से निकाला जाएगा? क्या उनकी सदस्यता जाएगी? ये सवाल मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट की थी, उसमें भी पूछा था, और आज दोबारा से ये सवाल पूछ रही हूँ। और जिन महानुभावों तक रिपोर्ट पहुंच रही है उन लोगों को जवाब देने की जरूरत है कि अगर कोई दूसरा दे देता है बयान तो आप उस पर चिल्ला चिल्ला करके पूरा डिबेट पर डिबेट कर लेते हैं, लेकिन आज प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर क्या एक डिबेट नहीं होनी चाहिए? प्रज्ञा ठाकुर जिस तरीके से जहर बांटने का काम कर रही है, क्या उसके इस जहरीले धंधे पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? ये सवाल सभी से है और आप लोगों से भी है। क्या आप ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करना चाहेंगे जो हमारे समाज के लिए खतरा बने हुए हैं? कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा।